देखिए, जैसे मोशन कितने तरह के जो हमें पढ़ने हैं, आप देख लीजिए। मोशन पढ़ने हैं, एक तो रेक्टिलिनियर मोशन, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर ही बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा रोटेटरी मोशन, ऐसा, ठीक है। कोई भी कर्व मोशन, कोई भी कर्व हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करती है तो हम उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग और अक्रॉस तोड़ते हैं। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस ले लेते हैं। और जब कोई प्लेन ऐसा हो, रैंप हो, इंक्लाइन प्लेन हो, तो हम प्लेन के अलोंग और अक्रॉस लेते हैं। एक्स और वाई अलोंग और अक्रॉस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ पे अलोंग अक्रॉस, और यहाँ पे उसका टेंजेंट और उसका नॉर्मल, ऐसे लेते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो फोर्सेस लगाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स और एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई। एक्स और वाई बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस है। एक्स में सारा फोर्स एक्स में एक्सेलरेशन देगा, वाई में सारा फोर्स वाई में एक्सेलरेशन देगा। सिमिलरली हम यहाँ लगाएंगे एफ टेंजेंशियल इज इक्वल टू एम इंटू ए टेंजेंशियल और एफ नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल, ठीक है। एक्स वाई की जगह हम टेंजेंट और नॉर्मल शब्द यूज करेंगे। ए टेंजेंशियल होता है डी बाई डी टी ऑफ स्पीड और ए नॉर्मल होता है वी स्क्वायर बाई रो, जहां रो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ख्याल रहे, जब आप x और y की कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो एफ एक्स इज एम इंटू ए एक्स, एफ वाई इज एम इंटू ए वाई, और जब नॉर्मल और टेंजेंट के लेते हैं तो एफ टी इज एम ए टी। सारा फोर्स जो टेंजेंट की ओर है उसकी मैथमेटिकल वैल्यू m इंटू ए टी के बराबर होगी। ख्याल रहे, m ए कोई फोर्स नहीं है, m ए सिंपल दो चीज़ों का गुणनफल है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है m का a से, ठीक है। सो एफ टी की जो वैल्यू होगी इट विल बी मैथमेटिकली इक्वल टू m इंटू ए टी, ठीक है। एफ एन की जो वैल्यू होगी इट विल बी मैथमेटिकली इक्वल टू m इंटू ए एन। भूल कभी नहीं कहिएगा कि m ए एक फोर्स है। f जो है वो फिजिक्स का शब्द है और m ए मैथ्स का शब्द है। f, m और a ये तीनों फिजिक्स के शब्द हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन m ए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज़ नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। m ए एक मैथ्स का शब्द है, इसलिए m ए को भूल के भी कभी आप फोर्स नहीं कहिएगा। आप ये बोलिएगा कि फोर्स उस दिशा में जो होता है वो m इंटू ए के बराबर होता है, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू m ए के बराबर होती है। तो यहाँ हम एक्स वाई में तोड़ते थे और यहाँ पे नॉर्मल टेंजेंट में तोड़ रहे हैं। पहली तो बात ये ख्याल रख लीजिए। दूसरी बात, अब आइए थोड़ा मैं इसको और स्पेशलाइज करता हूँ। तो जनरल बात थी, ठीक है। किसी भी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन करने में अगर उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, और यहाँ भी वेलोसिटी v1 है और यहाँ भी v1 है और यहाँ भी v1 है और यहाँ भी v1 है, तो तुम बोलोगे क्या क्या? स्पीड, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड v1 सब जगह v1 है। वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल? बताइए। वेरिएबल है क्योंकि दिशा बदल रही है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? mv। जब वेलोसिटी बदलेगी तो लीनियर मोमेंटम भी बदलेगा, इसलिए ये भी क्या चीज है? वेरिएबल है। एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे इधर की तरफ होगा, यहाँ इधर की तरफ होगा, यहाँ इधर की तरफ होगा, यहाँ इधर की तरफ होगा।
ए हमेशा अपनी दिशा बदल रहा है, तो ए भी क्या है, वेरिएबल है, और फोर्स भी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये क्या होता है, v बाई आर, वो कांस्टेंट है इस केस में, बिकॉज v1 बाई आर, v1 कांस्टेंट है इसलिए एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है। जितनी एंगुलर चीजें हैं वो सब कांस्टेंट है, ठीक है, इस केस में। और आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, ए टेंजेंशियल जीरो है, क्योंकि स्पीड बदला ही नहीं है। स्पीड को बदलने के लिए किसकी जरूरत थी, ए टेंजेंशियल की। ए टेंजेंशियल जीरो है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है, लीनियर मोमेंटम वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है। एंगुलर वेलोसिटी वो इसकी अपवर्ड्स, वो इसकी किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, v1 बाई आर, वो कांस्टेंट है, v1 बाई आर, v1 बाई आर। एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, थोड़ा हम यहां पे एक बात करेंगे। मान लीजिए आपको पता होगा कि सर्किल है कोई, ये इतना आर्क जो है, इतना आर्क सेंटर पे अगर थीटा एंगल बनाता है तो सरकमफेरेंस पे कितना बनाता है, वही थीटा बाई 2 बनाता है। देख रहे हो, इतना पार्ट सेंटर पे कितना बना रहा है, थीटा, तो यहां कितना बना रहा है, थीटा बाई 2 बनाता है। आपको पता होगा, 10th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जान लीजिए, ठीक है। कोई भी आर्क सर्किल का सेंटर पे अगर थीटा बनाता है तो सरकमफेरेंस पे कितना बनाता है, थीटा बाई 2 बनाता है। और ये पार्टिकल P जो है वो P1 से उठ के P2 तक आ गया है, तो O को क्या लगेगा कि P1 मुझ पे कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। A को क्या लगेगा कि P1 मुझ पे कितना एंगल बनाया, थीटा बाई 2 एंगल बनाया, ऐसा लगेगा। सेम टाइम में तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू O कितना हो जाएगा, टोटल एंगल थीटा बाई डेल्टा टी, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P अबाउट A कितना हो जाएगा, बोलो कितना एंगल बनाया इस पे, थीटा बाई 2 बाई डेल्टा टी। आप देख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर, ये क्या है, अबाउट सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट क्या, सर्कमफेरेंस, अबाउट एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस। मतलब इतने पे, ठीक है, उसको छोड़ के इस इधर जितने पॉइंट होंगे सब पे कितना बनाएगा। तो ये बात ख्याल रख लेनी जरूरी है। जैसे आपसे मैं पूछता हूं कि एक सर्किल है, सर्किल में एक पार्टिकल घूम रहा है, इसका ओमेगा जो है वो 20 रेडियन पर सेकेंड है, ओमेगा अबाउट O, और यहां पे एक पार्टिकल A है, तो ओमेगा अबाउट A कितना हो जाएगा, बोलिए, यहां से यहां आ गया, O पे कितना एंगल बनाया होगा, थीटा, A पे कितना बनाएगा, थीटा बाई 2, तो अबाउट A कितना हो जाएगा, 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ऐसी बात है, ये आपको जानना चाहिए, लिखिए फटाक से।
कुछ आप बताइए कि केस 1 आप तब बताइए जब बॉडी पे फोर्स तो 0 होता है, लेकिन नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होती है। केस 1 आप ये बताएंगे मुझे। केस 2 ऐसा कोई एग्जांपल बताएंगे मुझे जहां पे नेट फोर्स 0 नहीं होता है फिर भी वेलोसिटी 0 होती है। तीसरा एग्जांपल बताएंगे मुझे आप कि जब बॉडी पे नेट फोर्स भी 0 नहीं होता और वेलोसिटी भी 0 नहीं होती। चौथा एग्जांपल आप मुझे बताएंगे जब फोर्स पैरेलल होता है वेलोसिटी के। पांचवा बताएंगे आप जब फोर्स एंटी पैरेलल होता है वेलोसिटी के। और छठवां बताएंगे जब फोर्स परपेंडिकुलर होता है। फोर्स जो है वेलोसिटी के साथ एक्यूट एंगल बनाता है, वो बताएंगे। और केस 7 बताएंगे आप जब फोर्स जो है वो वेलोसिटी के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। और आठवां बताएंगे केस 8 जब फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। मजे की बात है, यानी कुछ भी हो सकता है। ऐसा है क्या कि फोर्स 0 हो वेलोसिटी 0 नहीं हो, फोर्स नहीं 0 है वेलोसिटी 0 है, फोर्स नहीं 0 है वेलोसिटी भी 0 नहीं है, फोर्स पैरेलल है एंटी पैरेलल है, एक्यूट पे है ऑब्ट्यूज पे है और परपेंडिकुलर है। मैं इसे दूसरी तरह से लिखता हूं। क्वेश्चन ये है, ए ये है, बी हो गया एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वी इज इक्वल टू 0। सी हो गया एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, वी इज नॉट इक्वल टू 0। डी हो गया एफ इज पैरेलल टू वी। ई हो गया एफ इज एंटी पैरेलल टू वी। और एफ हो गया एफ जो है वो एक्यूट एंगल पे है वेलोसिटी के साथ। और जी हो गया एफ जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल पे है वेलोसिटी के साथ। और एच एफ जो है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के साथ। आप बताइए क्या सारे केसेस पॉसिबल हैं? आप बताइए सारे केसेस पॉसिबल हैं? ये 8 केसेस मैंने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस मैंने बनाए। क्या ये पहला पॉसिबल है नेट फोर्स 0 हो लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हो? ऐसा पॉसिबल है? मुझे लगता है कोई टेबल ले लीजिए एकदम स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं हो यहाँ पे, और उस पर एक बॉल आप फेंक दीजिए ऐसे वेलोसिटी v से। एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कीजिए वरना एयर भी उस पर फ्रिक्शन लगाएगा। वैक्यूम में आप एक बॉल को ऐसे फेंक देते हैं, एयर को हटा दीजिए ताकि एयर फ्रिक्शन लगना बंद हो जाए, तो इसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है और कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। तो इसका एग्जाम्पल तो ये समझ में आ गया हमको, ठीक है। नेट फोर्स 0 नहीं है लेकिन वेलोसिटी 0 है, ये बताइए। मतलब फोर्स लग रहा है लेकिन वेलोसिटी, सुन लीजिए भाई, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, लेट में आओगी फिर लिखने का पोथा तैयार करोगी। समझने की बात से क्वेश्चन दूर रहिएगा। नेट फोर्स लग रहा है लेकिन वेलोसिटी 0 है। फोर्स के 0 होने को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम और वेलोसिटी के 0 होने को हम बोलते हैं रेस्ट। क्या ये जरूरी है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में हो और रेस्ट पे ना हो? बिल्कुल है। ये बॉडी देखिए इक्विलिब्रियम में है, इसकी वेलोसिटी भले है, इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स क्या है, 0 है। बॉडी इक्विलिब्रियम में है लेकिन रेस्ट पे नहीं है, मोशन में है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि बॉडी रेस्ट पे तो है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नेट फोर्स 0 हो जाने को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं और रेस्ट बोलते हैं v इक्वल टू 0 को। क्या ऐसा पॉसिबल है? किसी पत्थर को आप फेंकते हैं ऊपर एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, लेकिन फिर भी फोर्स क्या लगता है, फोर्स लगता है उस पे mg। फोर्स 0 नहीं है, वेलोसिटी 0 है कि नहीं? ऐसा पॉसिबल है? हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं है, क्योंकि फोर्स लग रहा है उस पे, और चूंकि फोर्स लग रहा है इसलिए उसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी भी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन g के बराबर है कि नहीं? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है लेकिन a और f दोनों नॉन जीरो है। ऐसा केस
ये तो बहुत सारे केस है। एक बॉडी पे आप वेलोसिटी भी दे दीजिए और बॉडी पे फोर्स भी लगा दीजिए, तो ये फोर्स भी नहीं लग रहा है, फोर्स भी नॉन जीरो है, वी भी नॉन जीरो है। इज पैरेलल टू वी। किसी पत्थर को आप गिरा दीजिए जमीन पे, mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, उसकी वेलोसिटी भी v नीचे की तरफ है, तो क्या हो गया, f पैरेलल टू v हो गया। एंटी पैरेलल, जब पत्थर ऊपर जा रहा होगा तो फोर्स किधर होगा, फोर्स होगा नीचे, mg नीचे होगा, लेकिन वेलोसिटी ऊपर होगी, है कि नहीं। एक्यूट एंगल कब बनाएगा बोलिए, एक्यूट एंगल तब बनाएगा जब पार्टिकल को आप फेंक देते हैं हवा में, यहाँ है ये, यहाँ है ये, वेलोसिटी v इसकी इधर है और फोर्स mg इधर है, धरती mg नीचे से खींच रही है, वेलोसिटी v इधर है, फोर्स और वेलोसिटी कितने एंगल पे है, एक्यूट पे पॉसिबल है। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी और mg डाउनवर्ड्स होगा, तब देखिए क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, तब बताइए पॉसिबल है, ठीक है। और जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो v इधर होगा और mg इधर होगा, तब बताइए 90 पे है, तो तीनों केस तो इसी में हो गए, ऐसा हो गया। मतलब वेलोसिटी का फोर्स से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि फोर्स के बारे में पता रहेगा तो आप वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, यानी फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन वेलोसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, बात समझे। फोर्स आपको पता है कि जीरो है तो पूछे वेलोसिटी क्या है, पता नहीं। फोर्स नॉन जीरो है, वेलोसिटी क्या है, बोलो पता नहीं। फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी उसके पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, एक्यूट पे, ऑब्ट्यूज पे, परपेंडिकुलर है, पता नहीं, है कि नहीं। यानी केवल फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने से क्या हमें पता लगेगा क्या कि वो बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो एक नतीजा ये हमारे सामने आया, इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्स वेक्टर by information about force vector does not implicate anything about velocity vector, है कि नहीं। यानी फोर्स वेक्टर के बारे में जानकारी आपको वेलोसिटी वेक्टर के जानकारी की ओर नहीं ले जाता है। फोर्स का कुछ भी लेना देना नहीं है वेलोसिटी से, बस एक ही है कि वेलोसिटी को चेंज करता है वो, ठीक है, वो वेलोसिटी को चेंज करता है, ठीक है। जैसे तो फिर फोर्स के बारे में जानकारी क्या बताएगा, मुझे फोर्स के बारे में जानकारी है, फोर्स वी कैन नो, वी कैन फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेल्टा वी। अगर फोर्स पता हो तो हम क्या पता कर सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या पता कर सकते हैं, ये तो नहीं पता कर सकते। फोर्स नोन है तो क्या हम वेलोसिटी के बारे में कोई जानकारी पता कर सकते हैं, नहीं। एक्सेलरेशन के बारे में हाँ, मास से डिवाइड कीजिए एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। और डेल्टा वी, हाँ, क्योंकि ए ही डेल्टा वी है, ए क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, मेरी बात समझे। यानी फोर्स हैज नथिंग टू डू, फोर्स किस पे का लेना देना किससे है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स इज पैरेलल टू क्या, ए ऑलवेज, एंड दैट इज फोर्स इज पैरेलल टू क्या, डेल्टा वी। फोर्स हमेशा किसके पैरेलल है, एक्सेलरेशन के पैरेलल है, और फोर्स हमेशा किसके पैरेलल है, डेल्टा वी के पैरेलल है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। इस बात को समझिए, यानी फोर्स जो है वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, फोर्स का लेना देना है डेल्टा वी से, वो चेंज किधर की ओर कर रहा है। जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो चेंज करने के लिए ही फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। फोर्स कोई सर्विस नहीं है कि नहीं वो आप जिधर जा रहे हैं उधर की ओर आपको हेल्प करेगा। फोर्स जो है वो अपनी उसकी इच्छा है कि वो चेंज करे, वो चेंज करेगा, आपकी वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, बात समझे। फोर्स का लेना देना है चेंज इन वेलोसिटी से, ना कि वेलोसिटी से। जब मैं कहता हूं किसी पत्थर को आपने फेंक दिया है हवा में, प्रोजेक्टाइल है, वो यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है। एक बार फिर मैं बात करता हूं कि वो यहां पे है, फिर वो यहां पे है, फिर वो यहां पे है, फिर मैं एक बार बात करता हूं और फिर मैं एक बार बात करता हूं। 4 डायग्राम में बनाता हूं, आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट होना चाहिए क्या क्या चीज क्या है। सारे जो
सिंबल्स है और जिस मैथ्स में हम उसको क्वांटिफाई करते हैं वो आपके दिमाग में पता रहे। पहले आप इसका बनाइए वेलोसिटी डायग्राम। वेलोसिटी डायग्राम कैसा बनाएंगे आप? v इधर होगा, v इधर होगा और v इधर होगा। फिर क्या बनाइए इसका? फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम किधर होगा? mg हमेशा नीचे, mg हमेशा नीचे, mg हमेशा नीचे। धरती खींचती है। कुछ लोग कहते हैं जहां पे फेंके होंगे वहां पे तो हाथ भी धक्का दे रहा होगा। ये सारा डायग्राम फेंकने के बाद का है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे भी mg ही लग रहा होगा क्योंकि आपने फेंकने के ठीक बाद का डायग्राम ड्रॉ किया है। हथेली से जो बॉल पे लग रहा था वो फोर्स आप नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और गिरते वक्त भी उस पर क्या लग रहा होगा? गिरने के ठीक पहले mg। ये तो हो गया फोर्स डायग्राम। एक्सेलरेशन डायग्राम क्या होगा बताइए? फोर्स बाई मास। यहाँ भी एक्सेलरेशन नेट नीचे की ओर g, यहाँ भी g और यहाँ भी g, है कि नहीं? वेलोसिटी डायग्राम ऐसा होगा, फोर्स डायग्राम ऐसा होगा, एक्सेलरेशन डायग्राम ऐसा होगा। और चेंज इन वेलोसिटी डायग्राम बनाइएगा तो वो किधर होगा? वो किधर होगा? एक ही दिशा में। mg भी, फोर्स भी उधर ही, एक्सेलरेशन भी उधर ही और डेल्टा v भी उधर ही। डेल्टा v इधर होगा, डेल्टा v इधर होगा, डेल्टा v इधर होगा। यानी मैं आपसे पूछूं कि किसी प्रोजेक्टाइल में बताइए इस पॉइंट पे वेलोसिटी की दिशा किधर है, तो आप बोलिएगा इधर। मैं पूछूंगा इस पॉइंट पे डेल्टा v की दिशा किधर है, तो आप बोलिएगा इधर। मेरी बात आप समझे? इस पॉइंट पे वेलोसिटी की दिशा इधर है लेकिन डेल्टा v की दिशा इधर है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी की दिशा इधर है लेकिन डेल्टा v की दिशा इधर है, क्योंकि डेल्टा v हमेशा किसकी दिशा में होता है? फोर्स की दिशा में होता है। मेरी आप बात समझे? प्रोजेक्टाइल में इतनी बातें आप समझिए। हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन प्लेन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अभी आपको ये बातें तो एकदम क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। लिख लीजिए, तेज करिए। सर्कुलर मोशन करती किसी बॉडी का, देखो यहां वेलोसिटी उसकी 3 मीटर पर सेकेंड थी, यहां वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहां स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। देख रहे हो वेक्टर का साइज बढ़ता जा रहा है, दिस दिस दिस, ठीक है कि नहीं? राइट। तो रेडियस तो सर्किल की कांस्टेंट है, इसका स्पीड क्या है बोलो? चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है? स्पीड इज कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल। स्पीड इसकी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? 3 थी, यहां 4 थी, यहां 5 थी। इसकी वेलोसिटी,
वेलोसिटी मतलब स्पीड और प्लस डायरेक्शन। तो यहां स्पीड बदल रही है क्या? हाँ। डायरेक्शन बदल रहा है क्या? हाँ। दोनों बदल रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा होगा? वेरिएबल है। और स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है बॉडी की। तुम ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे सोचता हूं कोई बॉडी है, यहां भी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, और यहां भी 3 मीटर पर सेकेंड है, और यहां भी 3 मीटर पर सेकेंड है, तब आप बताइए क्या हो रहा है? बॉडी की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और वेलोसिटी क्या है? वो कांस्टेंट नहीं है, दिशा बदल रही चूंकि, है कि नहीं? ऐसी हालत में ये आपने इसका क्या बनाया? डायग्राम बनाया। इसका फोर्स डायग्राम कैसा, इसका एक्सेलरेशन डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। देखिए, ए इधर की तरफ, ए इधर की तरफ, ए इधर की तरफ, और ए इधर की तरफ। हमेशा वी और ए क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। कभी भी ए का कोई कंपोनेंट टेंजेंट की दिशा में नहीं है। ए इज कंप्लीटली टुवर्ड्स सेंटर, इट इज ऑलवेज अलोंग नॉर्मल। रेडियल है वो, रेडियल या नॉर्मल, ये दोनों शब्द यूज करते हैं हम। रेडियल है या नॉर्मल है एक्सेलरेशन, क्योंकि समझ रहे हो तुम। इसलिए फोर्स किधर होगा? बोलो। फोर्स भी हमेशा किधर होगा? सेंटर की तरफ होगा। और सॉरी, फोर्स भी सेंटर की तरफ हो। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि एफ वी वेक्टर रोटेट कर रहा है, साथ में वेक्टर ही रोटेट कर रहा है, एफ और वी दोनों साथ में रोटेट कर रहे हैं, लाइक दिस, है कि नहीं? और इसलिए डेल्टा वी की दिशा किधर होगी? फोर्स की दिशा में डेल्टा वी होता है, तो डेल्टा वी इधर हुआ वेक्टर, डेल्टा वी वेक्टर इधर हुआ, डेल्टा वी वेक्टर इधर हुआ, डेल्टा वी वेक्टर इधर हुआ, है कि नहीं? और वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है। तुम देख रहे हो, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट टेंजेंट की ओर नहीं है। ए हमेशा रेडियल है, और चूंकि ए रेडियल है तो फोर्स भी रेडियल होगा, और फोर्स की दिशा में डेल्टा भी होगा। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्या कैरेक्टर समझ में आए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी तो खैर कांस्टेंट होनी ही नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, देख रहे हो। और चूंकि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, इसलिए फोर्स भी क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो गया। इसलिए डेल्टा वी भी क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो गया, है कि नहीं? और ए टेंजेंशियल जीरो है, टेंजेंट की ओर जो एक्सेलरेशन होता वही बढ़ाता उसको, स्पीड को। स्पीड तो बढ़ ही नहीं रही है, यानी एटी क्या है? जीरो है। ए नॉर्मल कभी भी जीरो नहीं होगा। बॉडी को मोड़ने के लिए एक फोर्स चाहिए, तभी वो मुड़ेगी, वरना नहीं मुड़ेगी। तो ये तो कैरेक्टर्स हो गए यूसीएम के। यहां क्या है बोलो? ये बॉडी, वो तो यूसीएम हो गया, ये हो गया नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है, क्या 80 जीरो है? नहीं, 80 जीरो नहीं है, नहीं 80 जीरो नहीं है। तुम मेरी बात समझो, स्पीड बढ़ रही है, इसलिए तुम ऐसा समझो, ऐसा लगता है कि किसी मोमेंट पे नेट एक्सेलरेशन इधर होगा, ए नेट इधर रहा होगा। इसे तोड़ो तुम नॉर्मल में और टेंजेंट में। ए नेट का ये कंपोनेंट ए नॉर्मल कहलाता है, और ये कंपोनेंट ए टेंजेंशियल कहलाता है। एटी क्या कर रहा है? बेसिकली स्पीड को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, इस केस में बढ़ा रहा है। और ए नॉर्मल क्या करता है? मोड़ता है। ए नॉर्मल क्या करता है? मोड़ने के काम में आता है, वो स्पीड को थोड़ा भी अफेक्ट नहीं डालता। ए नॉर्मल मोड़ता है, और एटी क्या करता है? स्पीड को चेंज करता है, स्पीड को चेंज करता है। यानी नेट वेलोसिटी जो है उसके डायरेक्शन को मोड़ने वाला काम कौन करता है?
ए नॉर्मल, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाने का काम क्या करता है, AT। यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डायरेक्शन प्लस स्पीड। स्पीड कौन बढ़ाता है, AT, और डायरेक्शन कौन कंट्रोल करता है, ए नॉर्मल। एक बात पक्की है, स्पीड बढ़े ना बढ़े लेकिन डायरेक्शन तो मोड़नी पड़ेगी ही। यानी ए नॉर्मल इज, ये मस्ट है कि ये जीरो ना हो। AT जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेरी आप बात समझे? यानी आप ये कहेंगे कि यहाँ पे, अच्छा इस प्रॉब्लम में जो AT था वो वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा था, स्पीड को सपोर्ट कर रहा था, तभी तो बढ़ा। यहाँ पे आपका वेलोसिटी इधर थी और A नेट इधर था, क्योंकि A नेट का एक कंपोनेंट मोड़ता था और एक कंपोनेंट V को सपोर्ट करता था। यहाँ पे A नेट और V कैसा है, कितने एंगल पे है, एक्यूट एंगल पे है, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। A नेट डॉट V इज इक्वल टू पॉजिटिव। दो वेक्टर अगर एक्यूट एंगल पे होते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड A नेट इंटू क्या, मॉड V इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एक्यूट है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव है। ये तो मॉड के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बिकॉज थीटा एक्यूट है। तो A नेट डॉट V पॉजिटिव है, और यहाँ पे A नेट डॉट V क्या था, यहाँ पे A नेट डॉट V क्या था, जीरो था, बिकॉज A नेट क्या था, सेंटर की ओर था और वेलोसिटी इधर थी। A नेट सेंटर की ओर था UCM में और वेलोसिटी टेंजेंशियल थी, तो A नेट डॉट V वाज जीरो। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में A नेट डॉट V जीरो होता है, और नॉन यूनिफॉर्म में अगर वो एक्सेलरेटिंग है तब A नेट डॉट V क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो UCM के, ये तो बात हो गई UCM की, ये तो UCM पहले लिखिए काम। नॉन UCM के दो टाइप होते हैं, एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग में क्या होगा बोलो, V और A क्या होंगे, V और AT क्या होंगे, सपोर्ट करेंगे, V और AT सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यानी मुझे ऐसा लगता है कि सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है। सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है। पहला क्या, UCM, और दूसरा क्या चीज, नॉन UCM। UCM में क्या होता है बोलो, स्पीड क्या होती है बोलो, कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट होनी नहीं है। AT जीरो हो गया, A नेट ही A नॉर्मल हो गया, क्योंकि A नेट क्या होता है, बेसिकली AT और A नॉर्मल दोनों का नेट क्या होता था, A नेट होता था। तो A नेट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, पाइथागोरस से, A नॉर्मल स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, लेकिन AT क्या है, जीरो, इसलिए A नेट क्या हो गया, A नॉर्मल के बराबर हो गया, है कि नहीं। तो UCM में जो आपका AT है वो जीरो हो जाता है और A नॉर्मल ही A नेट हो जाता है, ठीक है। और A नेट डॉट V क्या हो जाता है बताइए, वो जीरो हो जाता है। ये तो UCM में हो गया, AT जीरो है और A नॉर्मल ऐसा हो गया। और नॉन UCM के दो टाइप हो गए, कौन कौन, एक्सेलरेटेड नॉन UCM और डी एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड में क्या होगा कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी और जो ये A होगा ऐसा होगा, A नेट ऐसा होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वेलोसिटी, एक टेंजेंट की दिशा में, एक नॉर्मल की दिशा में, तो ये सपोर्ट करेगा, है कि नहीं। यानी A नेट डॉट V क्या हो गया बताओ, पॉजिटिव। और डी एक्सेलरेटेड में क्या होगा, अगर वेलोसिटी इधर है तो A उधर कहीं होगा। देखो दोनों के बीच कितना एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, इसको पीछे बढ़ाओ, A को तोड़ोगे तो इधर कितना आ जाएगा, AT, और इधर क्या आ जाएगा, A नॉर्मल। A नॉर्मल तो मोड़ने के काम में आएगा और AT क्या करेगा, इसको घटाएगा। तो यहाँ पे A नेट डॉट V क्या हो गया बोलो, निगेटिव हो गया। यानी सिर्फ तुम A नेट डॉट V देख के बता सकते हो कि वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड है कि डी एक्सेलरेटेड है कि नहीं। मेरी बात समझे। यानी अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं कि सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, ये बात सही है कि गलत। सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा, ये बात सही कि गलत। हमेशा बोल रहे तो हो भी क्या सकता है। नेट एक्सेलरेशन मस्ट बी टुवर्ड सेंटर, इज इट ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि सेंटर की ओर नहीं भी हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब तो नेट फोर्स या नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो नेट एक्सेलरेशन या नेट फोर्स सेंटर की तरफ नहीं होगा। और वेलोसिटी तो हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, लेकिन एक्सेलरेशन या फोर्स या डेल्टा V तीनों सिनोनिम है,
ए बोलिए या डेल्टा वी बोलिए या फोर्स बोलिए, तीनों सिनोनिम है। और ये तीनों जरूरी नहीं कि हमेशा सेंटर की तरफ हो। आपके 12th में 11th में सिर्फ आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया गया होगा, शायद चैप्टर का नाम ही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सर्कुलर मोशन की, ठीक है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो शुरू भी नहीं किया, अभी तो बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है उसमें। करिए। हम जनरल बात कर रहे हैं। वी क्या होता है, वी वेक्टर क्या होता है, केवल वी कह दे वो क्या होता है, मॉड वी क्या होता है, डी वी क्या होता है, डी मॉड वी क्या होता है, डी वी वेक्टर क्या होता है, मॉड डी वी वेक्टर क्या होता है, और ठीक है, और dv बाई dt क्या होता है, और मॉड dv बाई dt क्या होता है, और d मॉड v बाई dt क्या होता है, या dv बाई dt क्या होता है। ठीक है, v वेक्टर को आप क्या बोलते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। जब वेक्टर ना दिखाए तो केवल क्या बोलिए उसको, स्पीड। लेकिन वेक्टर दिखा और मॉड ले ले तो भी वो क्या है, स्पीड। डी का मतलब होता है चेंज, हमेशा चेंज बोलिए। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, इसको ऐस भाषा में बोलिए। और डी का मतलब होता है चेंज, आप समझिए। तो यहां क्या बोलिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, वेलोसिटी या स्पीड। और ये क्या है, स्पीड। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वी को क्या बोलते हैं, स्पीड, चेंज इन स्पीड। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। मॉड वी को भी क्या बोलते हैं, स्पीड, मैग्नीट्यूड। चेंज इन स्पीड या क्या चीज, चेंज इन क्या, स्पीड को क्या बोलते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बात तो वही है। चेंज इन स्पीड बोल दीजिए, इस पूरी चीज को स्पीड बोल सकते हैं, चेंज इन स्पीड बोल दीजिए, या चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को आप क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ये क्या है बोला, बोलिए, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर
ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? वेलोसिटी वेक्टर। और यही क्या हो जाता है? ए नेट हो जाता है, ए नेट वेक्टर। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? वेलोसिटी वेक्टर। और ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। वी क्या है? स्पीड ही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? स्पीड। बात समझे? लिख लीजिए। नेट वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करिएगा तो नेट एक्सेलरेशन पाइएगा, केवल स्पीड को डिफरेंशिएट करिएगा तो एटी पाइएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज एटी, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ए नेट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड v मॉड v और वेलोसिटी और v वेक्टर, ये तीनों तो एक ही बात है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोलो या v बोलो या मॉड v बोलो, तीनों क्या है? स्पीड ही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इतना अगर बोले तो क्या बोलोगे उसको? 80। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोले या v वेक्टर बोले तो उसको क्या बोलोगे? ए नेट। मेरी बात समझे? लिख लो। एटी क्या होता है बोलो? तुम बोलोगे ए नेट वेक्टर, यहां पे देखो, ए नेट वेक्टर इज इक्वल टू ए नॉर्मल वेक्टर प्लस ए टेंजेंशियल वेक्टर, है कि नहीं? ए नॉर्मल या ए रेडियल बोल सकते हो, अगर नॉर्मल से एन एन से दिक्कत हो रही तो। ए नेट इज ए रेडियल प्लस ए टेंजेंशियल। ए रेडियल को क्या बोलोगे? ए रेडियल। अब बात समझना, ए नेट क्या होता है बोलो? डी बाई डी टी ऑफ नेट वेलोसिटी वेक्टर, है कि नहीं? और ए आर ए टी क्या होता है? डी बाई डी टी ऑफ स्पीड। स्पीड को डिफरेंशिएट करोगे तो एन ए टी पालोगे, तो कितना हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ वी बोल दो इसको, या डी बाई डी टी ऑफ क्या बोल दो? मॉड वी बोल दो इसको, बात तो एक ही है। तो अगर मैं कहता हूं कि टी की दिशा में यूनिट वेक्टर टी कैप है और एन की दिशा में एन कैप है, इधर की तरफ एन कैप है, ठीक ना? तो टी कैप और एन कैप, ठीक ना, यूनिट वेक्टर की दिशा में, तो हम क्या बोलेंगे? नेट वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से पालोगे, ए नेट वेक्टर इज इक्वल टू कितना बोलो? मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट कितना? ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये तो स्केलर की भाषा में हो गया। और ए नेट क्या होता है? डी वी वेक्टर बाई डी टी, नेट वेलोसिटी बाई डी टी। ये मॉड, ये नेट हो गया, नेट एक्सेलरेशन हो गया। नेट वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से ए नेट पालोगे, तो ए नेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए रेडियल कितना हो गया? वी स्क्वायर बाई आर, इसका स्क्वायर, और ए टेंजेंशियल होता है डी बाई डी टी ऑफ वी, इसका स्क्वायर। बात समझे? ये चीज क्या है बोलो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो बेसिकली ये ए नेट देगा। ए नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, डी बाई डी टी ऑफ वी, इसका स्क्वायर, इतना हो गया डी वी बाई डी टी। अच्छा, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि, हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डी वी वेक्टर बाई डी टी का जो मैग्नीट्यूड था, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ स्पीड का स्क्वायर, है कि नहीं? ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ए नेट इज ए रेडियल का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप प्लस ए टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड इंटू टी कैप,
ये वेक्टर बनाने के लिए। ए रेडियल कितना होता है बोलो, वी स्क्वायर बाई आर। ए टी कितना होता है, डी बाई डी टी ऑफ वी। तो तुम बोलोगे ए नेट वेक्टर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर एन कैप प्लस डी वी बाई डी टी क्या चीज, टी कैप। ये तुम्हारा ए नेट वेक्टर हुआ इन जनरल, ठीक है। ये तो तुम्हारे एक्सेलरेशन की कहानी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एटी। एटी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या, मॉड वी, एंड ए नेट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या, वी। ए नेट वेक्टर कितना होगा, डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर। यहां हम वेक्टर नहीं दिखाते क्योंकि स्पीड तो ऑब्वियसली या तो मॉड लगाइए या वेक्टर दिखाइए। आप वेक्टर लगा के मॉड ले लिया यानी क्या, सिंपल यही बात कह दिया। आप ये लिखिए चाहे मॉड वी लिखिए, बात एक ही है कि नहीं। तो यहाँ वी अपने आप स्केलर है, तो स्केलर को डिफरेंशिएट करोगे तो स्केलर आएगा, इसलिए यहाँ तीर नहीं दिखाते। लेकिन यहाँ वी वेक्टर क्या है, वेलोसिटी है, उसको डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन नेट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अगर लिखना होगा इसको ऐसे तो कैप की भाषा में लिखेंगे ऐसे, ठीक है कि नहीं। अब आ जाइए यहाँ पे, किसी भी आर्क में ये अगर S है, रेडियस R है, ये थीटा है, तो S इज इक्वल टू आर थीटा आप जानते हैं, ठीक है। आप जो वेरिएबल्स लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, थीटा ओमेगा, तो यहाँ V ले लीजिएगा, यहाँ अल्फा, तो यहाँ AT ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं और एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या हो गया, एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या हो गया, थीटा। अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं लीनियर तो क्या हो गया, वी, वो हमेशा टेंजेंशियल होता है। और एंगुलर वेलोसिटी कितना हुआ, ओमेगा। एक्सेलरेशन कितना हुआ लीनियर, एटी। एटी का दूसरा नाम क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फिर क्या चीज, लीनियर एक्सेलरेशन। इसलिए एटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटी इज, यहाँ एटी को क्या बोलेंगे, एटी को यहाँ एटी इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या क्या, लीनियर एक्सेलरेशन, ऐसा बोलेंगे एटी को, है कि नहीं। तो यहाँ पे एटी हो गया लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा हो गया क्या चीज, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ख्याल रखिएगा कि थीटा एंगल इज नॉट ए वेक्टर, एंगल इज नॉट ए वेक्टर बिकॉज थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता ये, ठीक है। जैसे इस पेन को मैं घुमाऊं, थीटा 1 वेक्टर पहला हो गया, पहले मैं इसे ऐसे घुमाता हूं, पहला स्टेप हो गया ऐसे घुमाना और दूसरा स्टेप हो गया ऐसे घुमाना, ठीक है। तो थीटा 1 ऐसे घूम गया पहले ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है ना। तो ऐसे से ऐसे तुम पा गए, ऐसे थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऐसा हो गया। उल्टा सोचो, पहले थीटा 2 घुमा दो तो ऐसा था, थीटा 2 कैसे घुमाओगे, यही ना घुमाओगे यार, थीटा 2 कैसे घुमाओगे तुम, लाइक दिस। मान लो थीटा 1, ऐसे सोच लो, मान लो थीटा 1 ये है और फिर तुम क्या करो कि थीटा 2 ऐसे घुमा रहे हो, लाइक दिस, इस दिशा में, इसको थीटा 2 ऐसे घुमा, तो शुरू में तो ऐसे घूम ही नहीं पाएगा। थीटा 1 ऐसे ले लो और थीटा 2 ले लो तुम, इसको ऐसे ऐसे घुमाओ। पेन में नहीं पॉसिबल है, डस्टर में पॉसिबल होगा, घूमेगा ही नहीं उस तरह। जैसे ये है देख लो, ऐसा है, वो प्लेन लीनियर चीज हो गई ना, इसलिए दिक्कत हो रही थी प्लेन में घूमने में। ऐसा है, थीटा 1 ऐसा ले लो और थीटा 2 ऐसा ले लो, तो फाइनल रिजल्ट ये है ना। उल्टा सोचो, पहले थीटा 2 ले लो ऐसे और फिर थीटा 1 ले लो, क्या वैसा आ रहा है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1, नहीं ना हुआ। इसलिए क्या बोलेंगे कि ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये तो वेक्टर नहीं है, लेकिन डी थीटा को हम वेक्टर मानते हैं, ठीक है। डी थीटा इज ट्रीटेड एज वेक्टर, इसे हम वेक्टर मानते हैं, स्मॉल चीजों को इसे हम वेक्टर मानते हैं। डी थीटा को हम वेक्टर ले लेते हैं, छोटा सा एंगल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की ये बात हो गई। कभी भी मुझे अगर
लीनियर चीज पानी है तो एंगुलर में आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एस इज इक्वल टू क्या, आर थीटा, एस इज इक्वल टू क्या, आर इंटू थीटा, वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ए टी इज क्या, आर इंटू अल्फा। ये आप पालेंगे क्या चीज, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और क्या था, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। और तीन इक्वेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस ये कब सही होते हैं, जब अल्फा क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर अल्फा वेरिएबल है तब आप क्या करेंगे, जैसे आप लिखते थे v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखते थे ना, ऐसे ही आप ओमेगा इज इक्वल टू लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी, और अल्फा इज इक्वल टू लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ ए, डी ओमेगा बाई डी टी। बात समझे, ऐसा बात है, लिख लीजिए, काइनेमेटिक्स है ये।